नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है TV30 इंडिया के विशेष कार्यक्रम निरोग मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार रावत जी से और जानेंगे वर्तमान में चल रहे रोगों के विषय में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार रावत जी। रावत जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। रावत जी, हम आपसे वर्तमान के रोगों के विषय में जानें और ये जानें कि किस तरीके के मरीज आपके पास आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। उससे पहले हम आपके विषय में जानना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपके विषय में जानना चाहते हैं, तो अपने विषय में थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताएं। अब आपके शहर में आपकी घरेलू ज़रूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 929 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636 929 बाजार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार रावत, डॉक्टर प्रदीप कुमार रावत। मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ और हाथरस में इस समय कार्यरत हूँ। और मैंने अपनी MBBS लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो TB एंड चेस्ट में जो मेरा PG एजुकेशन रही वो भी मैंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया। तत्पश्चात उसके बाद मैं हाथरस में आकर यहाँ पर अपना कार्य कर रहा हूँ एज ए चेस्ट फिजिशियन। मैं एक छाती रोग विशेषज्ञ होने के नाते आज बताऊँगा कि कोविड-19 के बाद हम छाती रोग के ज़्यादा इस समय से परेशान हैं। जिनको कोविड हुआ है उनके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं और उन्हें कई तरह की बीमारियां, और क्योंकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से कई रोग और हैं। हम सबको जैसा कि पता है कि हमारे भारतवर्ष में TB की बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि TB जो है कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 1/3, पूरे विश्व से लगभग 1/3 केसेस जो TB के हमारे भारतवर्ष में ही हैं, जिसमें TB नॉर्मल TB जो होती है, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग से ठीक हो सकती है। एक दूसरी तरह की TB होती है जो MDR बोलते हैं हम उसे। MDR का मतलब जो होता है जो TB आम मतलब जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उनसे सही नहीं हो रही है, उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। उसके भी केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे देश में। तो पहले मैं बात करूंगा TB की ही, क्योंकि इस समय कोरोना काल के बाद TB के केसेस में बड़ी तेज़ी से उछाल आया है। क्योंकि कोविड में सारा हमारा पूरा सरकारी तंत्र और वैसे सभी हम लोग कोविड की तरफ गए। उसके बाद हमारे TB की मशीन थी वो सारी कोविड की टेस्टिंग में लग गई। तो TB के मरीज़ों की जहां पहचान होनी थी वो कम हो गई, और वो TB के मरीज़ पहचान नहीं होने की वजह से इस समय काफ़ी पेशेंट बढ़ चुके हैं हमारे पास। और एक कोविड ने क्या किया, हमारे फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा असर डाला था कोरोना ने, तो उसकी वजह से भी TB के पेशेंट हमारे यहाँ काफ़ी बढ़े। इम्यूनिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया होता है, जो TB होता है, वो एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया TB, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पड़ा होता है। जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है वो ग्रो करने लगता है, वो उसका अपनी वंश बढ़ाता है और कई सारे उसमें बढ़ाता है। तो इस तरह से अभी पिछले 1 साल से TB के जिनको कोविड हुआ, जिनको कोरोना से उभरने के बाद उनको TB की प्रॉब्लम आने लगी है। कई सारे पेशेंट आए हैं जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, मतलब फेफड़ों की TB से
किसी के पानी छाती में पानी भर गया, किसी के हड्डी में स्पाइन में टीबी हुई, उस तरह की टीबियाँ कई सारी सामने आई हैं। तो मैं कहना चाहूँगा टीबी का अगर किसी मरीज़ को टीबी पहचान होती है या टीबी डायग्नोस होती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारतवर्ष में इस सरकार द्वारा NTP प्रोग्राम चलाया जाता है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, जो कि इस समय भारतवर्ष में उसमें टीबी की जांच फ्री है, महंगी से महंगी जांचें फ्री हैं, उसमें पूरा इलाज फ्री है टीबी का। फर्स्ट लाइन ड्रग जो कि हमारी रिफेम्सिन, आइसोनिजेड, पैराजिनामाइड और एथामिटोल, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं पेशेंट को। एक उसके साथ न्यूट्रिशन का, टीबी के साथ न्यूट्रिशन का बड़ा इशू रहता है कि गरीब आदमी है, टीबी हो गई, उसके बाद काम धंधा नहीं कर पा रहा है, अपना काम पे नहीं जा रहा है, अर्निंग में वो अकेला ही एक कमाने वाला था और वो नहीं हो रहा, तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा या खुद क्या खाएगा, तो न्यूट्रिशन जो है उसकी कमी होने लगती है। तो सरकार ने उसके लिए क्या किया है कि जो पेशेंट टीबी के हैं, चाहे सरकारी दवाई ले रहे हैं चाहे वो प्राइवेट में दवा ले रहे हैं, अगर वो उनकी एंट्री हो जाती है हमारे पोर्टल पर, निश्चय पोर्टल होता है, उस पर अगर एंट्री हो जाती है तो उसको प्रत्येक माह 500 रुपये अतिरिक्त उसके खाते में आते हैं, जो कि उसके न्यूट्रिशन के लिए होते हैं कि खाना, अपनी प्रोटीन वाली चीज़ें, चना खा सकता है, मूंगफली खा सकता है, सोयाबीन खा सकता है या कुछ फल, ऐसी चीज़ें जो इजीली मिल जाएं कम रेट पे हमें और प्रोटीन जब भरपूर मिले। टीबी में हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी जांचें फ्री होती हैं, चाहे बलगम की जांच हो, एक्सरे हो, ब्लड के टेस्ट हों, अभी सारी चीज़ें सभी फ्री होने लगी हैं सरकारी उसमें। और एक CB नेट, ट्रू नेट, ये जाँचें जो 5-5 हज़ार रुपये की जाँचें, वो भी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हमारे मरीजों को प्रोवाइड करा रही है। और इन जांचों का रिज़ल्ट इतनी जल्दी आता है, 2 से 3 दिन में हमें सारे रिज़ल्ट मिल जाते हैं और पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं। तो टीबी में जिसको भी डायग्नोस होती है टीबी, घबराए नहीं, पहले कोशिश करें। अगर 15 दिन से ज़्यादा की खांसी है या बुखार है या वज़न कम हो रहा है या भूख नहीं लग रही है, वो पेशेंट परेशान ना हो और इधर उधर ना जाएं, सीधे सरकारी अस्पताल में जाएं और वहाँ पर अपना चेकअप कराएं। बलगम खांसी आ रही तो बलगम की जांच होगी और बाकी एक्सरे भी मुफ्त है, वहाँ एक्सरे भी करा सकते हैं और पूरा इलाज, उनका जांच आने के बाद पूरा इलाज शुरू हो सकता है। अगर कुछ पेशेंट्स को क्या होता है, टीबी दवा क्यों छोड़ देते हैं? टीबी दवा 2 कारणों से छोड़ देते हैं वो लोग को, या तो सूट नहीं करती है टीबी, किसी को टीबी दवा खाने से उल्टियाँ आना, खुजली होना, चक्कर आना, ये सब चीज़ें, जी मचलाना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और या फिर कुछ लोग जो 1 महीने दवा खाई, वो कहते हैं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हो भी जाता है पेशेंट, पर उसको पूरा 6 महीने का कोर्स करना चाहिए। जो पहली बार जैसे टीबी हुई है या जो नॉर्मल टीबी जिसे बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस नहीं है, उन मरीजों को 6 महीने का कोर्स पूरा करना चाहिए। अगर भले ही वो 1 महीने में सही हो गए हैं, अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं, पर उन्हें 6 महीने का कोर्स पूरा करना चाहिए। क्योंकि बीच में कोर्स छोड़ने से क्या होता है कि टीबी दोबारा से लौट कर आती है और वो टीबी जो होती है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जिससे रेजिस्टेंस डेवलप होगा पेशेंट को MDR की तरफ चला जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा है, पर वो सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी दिया जा रहा है। 2 साल तक का ट्रीटमेंट होता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, पेशेंट को दिक्कतें बहुत होती हैं। उसकी दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिसको पेशेंट को खाने से पहले, जब MDR शुरू हुआ था तो उसमें 6 महीने तक इंजेक्शन लगते थे पेशेंट के, जो उसमें लगते थे, मांस में इंजेक्शन लगते थे, तो पेशेंट की गांठें पड़ना, दर्द होना, ये सब चीज़ें होती थी। पर अब सरकार ने उन इंजेक्शनों को भी हटा दिया है, शॉर्ट टर्म MDR लेके आए हैं, जिसमें नई ड्रग्स शुरू करी हैं, बिडाक्विलिन और डेलामेड। ये सारी ड्रग्स ऐसी हैं, पर ये जो ड्रग हैं इनका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इनका बिडाक्विलिन का साइड इफ़ेक्ट है कार्डियक, मतलब दिल पे असर करता है। तो बिडाक्विलिन जिसको भी हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके हम रेगुलर इंटरवल पे ECG कराते हैं, जो दिल की जांच होती है वो कराना ज़रूरी होता है। और कुछ दवाओं को खाने से
जैसे क्लोफाजमीन है, उसको खाने से पेशेंट लाल पड़ जाता है, उसकी स्किन पूरी लाल पड़ जाती है। तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस करना क्या है, जब भी हमें टीबी डायग्नोस हो, पूरा जांच से लेके जब तक डॉक्टर मना ना कर दें कि आपका ट्रीटमेंट पूरा ना हो गया, हमें पूरा ट्रीटमेंट लेना है। कुछ पेशेंट्स को टीबी दवा खाने के बाद जैसे खुजली होना या उल्टी आना, तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं, बीच में छोड़ देंगे, सूट नहीं कर रही दवा, और वो लोग किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं या किसी अन्य झोला छाप के पास। तो वो क्या करते हैं, वो दवाइयों को छोड़ देते हैं या दवाइयों को बंद कर देते हैं। तो उसमें क्या, कुछ दिन तक तो हमें सही लगता है, पर वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती ही रहती है, और बढ़ने के बाद फिर वो भी MDR में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर ऐसी दवा खाने के बाद कोई किसी भी पेशेंट को ऐसी दिक्कतें आती हैं कि उसको उल्टी वल्टी होती है, अपने डॉक्टर से जाके मिलें, वो टेस्ट कराएंगे। लिवर पे थोड़ा सा दिक्कत, ये दवाएं थोड़ा लिवर को दिक्कत करती हैं, उसका ट्रीटमेंट लिवर की भी दवा साथ में चलाएं, उससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अपना ट्रीटमेंट पूरा करें। इस तरह टीबी के लिए हमें बस जिस मरीज़ को खांसी है और उसको टीबी डायग्नोस हुई, उसको मास्क लगा के रहना है घर में, इधर उधर थूकना नहीं है, और जो छोटे बच्चों को मुंह से मुंह लगा कर प्यार ना करें, छोटे बच्चों को दूर रखें, और घर में थोड़ा सा आइसोलेशन रहे। केवल 1 महीने के लिए आइसोलेशन में ये चेन तोड़ सकते हैं, क्योंकि टीबी का एक मरीज़, पॉजिटिव मरीज़, साल भर में 15 लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। तो इसलिए वो जो प्रोग्रेशन है वो भी हमें तोड़ना है। तो इसलिए सरकार ने एक वो भी चलाया है ड्राइव कि जो पेशेंट के टच में होते हैं, कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, जो पेशेंट के छोटे बच्चे या उनके लिए भी एक प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट शुरू किया है, जिसमें आइसोजेनेटेड नाम की ड्रग होती है, वो हम उनको बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, उनको भी देते हैं हम। टीबी के लिए टीबी की दवा जो है वो हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। अब तो ये इतना अच्छा करा है गवर्नमेंट ने कि आप प्राइवेट में दवा लेते रहे, पर आप सरकारी भी सहायता ले सकते हैं। सारी सरकार आपको 500 रुपये पर मंथ उसमें भी देती है। प्राइवेट से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लेते रहिए, आपको फेथ है अपने डॉक्टर पे, आप लेते रहिए। आपको लग रहा है कि प्राइवेट दवा ज़्यादा सूट कर रही है तो आप लेते रहिए, पर एक बार निश्चय में एंट्री ज़रूर कराइए। उससे क्या होगा कि आपका डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी होगा। आपको अगर कोई भी परेशानी होती है फ्यूचर में, तो आपके सहायता के लिए वो डाटा यूज़ हो सकता है। और टीबी के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि बस हमें डरना नहीं है, डट के सामना करना है और दवा पूरी करनी है, कोर्स पूरा करना है। अब मैं आता हूँ कि जो आजकल सीज़न चल रहा है उसमें अस्थमा की बड़ी दिक्कत आ रही है। छोटे बच्चे हैं, बड़े, जिनको अस्थमा है। अस्थमा क्या होता है कि एक तरह की एलर्जिक राइनाइटिस होती है। एलर्जी की वजह से हमारी सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और ये सीज़न मार्च के बाद से अब जो चल रहा है, ये अस्थमा का सीज़न है। क्या गर्मी होती है, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे अपना या जो भी है ठंडा पानी पी लिया, इसको किसी को ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है तो उसकी सांस की नली एकदम सिकुड़ जाती हैं और उससे सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। या फिर बारिश हुई, बारिश में भीग गए, उसके बाद भी, क्योंकि जो एलर्जेंस हैं वो अपने चारों तरफ एयर में हैं, बारिश होते ही वो एलर्जेंस फ्लेयर अप कर जाते हैं, जिसमें अस्थमा के अटैक्स के लिए एक वायरस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस इसी सीज़न में, हमारे रेनी सीज़न जो अभी आ रहा है, इसमें एक्टिव हो जाता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से जो पेशेंट एस्थमेटिक हैं, शुरू से पहले से एस्थमेटिक है, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वायरस की एक वैक्सीन भी आती है, आप ईयरली वैक्सीन लगवा सकते हैं, उससे आपको अटैक नहीं पड़ेंगे और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्थमा का सीधा बहुत ही सिंपल सा निदान है कि एक तो हमें जिस चीज़ से हमें एलर्जी है उस चीज़ से हमें बचाव रखना है। मास्क का उपयोग हमें कर सकते हैं, अगर हम बाहर भीड़ भाड़ इलाके में, धूल धुआं वाले इलाके में हैं तो वहाँ मास्क का उपयोग करें। ठंडी चीज़ें जैसे ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब हम अवॉइड करें। और अस्थमा का ट्रीटमेंट जो होता है वो बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। अस्थमा के ट्रीटमेंट में सबसे कारगर जो होता है इन्हेलर्स होते हैं, हमारे जो इन्हेल्ड होते हैं। इन्हेलर्स को हमारे भारत में या समाज में बड़ा वैसा माना जाता है कि इसकी आदत पड़ जाएगी, बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है कि अरे ये हुक्का बोलते उसे, अरे तुम हुक्का ले रहे हो, ये इसकी आदत पड़ जाएगी और ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। पर ऐसा नहीं है।
जो इनहेलर्स होते हैं उनमें जो हमारी डोजेज़ होती हैं वो माइक्रोग्राम्स में होती हैं, और जो हम टैबलेट्स खाते हैं वो मिलीग्राम्स में खाते हैं। तो उसका और पहले टैबलेट्स हमारे पेट में जाती है, वहाँ घुलती है, उसके बाद से ब्लड में जाती है, उसके बाद फिर वो जहाँ हमें लंग्स में जानी चाहिए लंग्स में जाती है, ब्रेन में जाती है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ नहीं जाती, और बाकी सभी जगहों में भी जाती है, वहाँ भी जाती है। और एक तो ड्रग्स का जो होता है, टैबलेट्स वगैरह होती है, उनका लेट इफ़ेक्ट भी आता है। जो हमारे इनहेलर्स हैं उनका इफ़ेक्ट भी, जो उसका उनका असर है वो तुरंत आता है, और वो उनके साथ मतलब हमारे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, और हम लंबे समय तक, सालों तक ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम दवाइयाँ लेंगे सालों तक तो हमारे हो सकता है हमारी किडनी फेल हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, बाकी और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो अस्थमा वालों को एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी जो बारिश का मौसम है इसमें बचना चाहिए, और एलर्जेंस हैं उनकी पहचान करें कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ से हमें बचना चाहिए, और नियमित अपना मेडिकेशन लेना चाहिए, और किसी भी कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हमें अपना घर पे इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्थमा का जो अटैक होते हैं वो फैटल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो उसमें जान भी जा सकती है मरीज़ की, और ये बच्चों से लेकर बूढ़े में किसी में भी हो सकता है। अस्थमा का कोई एज नहीं है, बच्चों से लेकर कहीं भी हो सकता है, पर यंग एज में ज़्यादा होता है। एक तीसरी कंडीशन होती है हमारी चेस्ट में, छातियों में, कि हम COPD जिसे बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस विद COPD। इसमें क्या होता है, जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, स्मोकिंग, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट वाले, तो उन लोगों में सांस की बीमारी डेवलप कर जाती है। ये दो तरह की होती है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है कि जो हमारी फेफड़ा है वो उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। जो ऑक्सीजन को हमारा फेफड़ा क्या करता है कि हमारा फेफड़ा करता है, नाक से हमने एयर ली, वो फेफड़े में जाती है, तो उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, बाकी सब वहीं रह जाती है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़े में आ जाती है, और वो सांस के द्वारा बाहर आ जाती है। इसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है वो ख़त्म हो जाता है एम्फाइसीमा में। जो बीड़ी, जो लोग 20 साल से बीड़ी पी रहे हैं, 10 साल से बीड़ी पी रहे हैं, ये जो COPD देखा जाता है, ये COPD बेसिकली 40 साल की उम्र के बाद डेवलप करता है। अगर कोई है व्यक्ति 20 साल की उम्र से बीड़ी पीना या सिगरेट पीना शुरू करता है और रोज़ 10 बीड़ी पी रहा है या 10 सिगरेट पी रहा है, उसको 40 साल तक हम COPD डेवलप करने के चांस होते हैं। चलने पर सांस फूलना, खांसी आना, खांसी में कफ आना, सुबह शाम में खांसी ज़्यादा आना, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं, 1 2 स्टेज 1 2 3 4। लास्ट वाली जो होती है वो सीवियर होती है, उसमें पेशेंट अपना उठ भी नहीं पाता है, मतलब 4 पैसे भी नहीं उठ पा रहा, सांस फूल रही है, चलने पे भी सांस फूल रही है, अपना बाथरूम वगैरह भी नहीं जा पाता है, तो उस तरह से होता है। बाकी स्टेज 1 2 में ये होता है कि अपना काम कर रहा है पर उसको थोड़ा तेज़ चलने पर, जीना चढ़ने पर वो उसकी सांस फूल रही है। तो ये जो हमें चौथी स्टेज तक पहुंचने से रोकने के लिए भी इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए। और बाकी इसके कई सारे रिहेबिलिटेशन आते हैं, एक्सरसाइज आती है, पल्मोनरी एक्सरसाइज आती है, और मेडिकेशन प्रॉपर लेनी चाहिए। इसके भी मेडिकेशन जो है COPD का, वो भी हमारे इनहेलर्स हैं। इसमें 2 तरह के इनहेलर्स चलते हैं, जो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है और सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। तो हमें COPD में कहना है कि स्मोकिंग को हमें छोड़ना चाहिए। जैसे स्मोकिंग 2 तरह की भी हो सकती है, एक एक्टिव स्मोकिंग जो स्मोकर पी रहा है, और एक जो बगल में बैठा हुआ वो पी नहीं रहा पर वो केवल धुआं ले रहा है। तो जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो भी बहुत ख़तरनाक होती है, उसकी वजह से भी हमें COPD हो सकती है। और सबसे ज़्यादा होता है कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर जो होता है उसका मेन कारण स्मोकिंग है इंडिया में, और पॉल्यूशन। और पैसिव स्मोकर्स आर मोर प्रोन टू लंग कैंसर। और लंग कैंसर का भी आपको, जैसा हम सब लोग जानते हैं, कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 पे हम क्योरेबल है, उसके बाद इनक्योरेबल है स्टेज 3 स्टेज 4 में, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट पे। एक चेस्ट में एक तो बहुत चेस्ट कोविड के बाद चेस्ट की वो काफ़ी बढ़ी है। कोविड पेशेंट जो रिकवर कर गए कोविड के बाद, पर लंग्स में कहीं कहीं हमें फाइब्रोसिस दिखती है। लंग फाइब्रोसिस का मतलब ये होता है लंग जो हमारा होता है स्पंज की तरह होता है, वो सिकुड़ना फैलना, ये स्पंज की होता है। तो जिनको कोविड हुआ, जिनको कोरोना हुआ, जिनके लंग्स काफ़ी हद तक डैमेज हुए, उन लोगों में कहीं कहीं फाइब्रोसिस रह गई। फाइब्रोसिस मतलब कि लंग्स जो है वो सॉलिड हो गया, फाइब्रस हो गया, तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। उसको हम ILD कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। इसमें इसकी भी कई सारी स्टेजेस होती हैं जो कि CT स्कैन पर या हम बायोप्सी पे, लंग्स की बायोप्सी पे हम वो करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन इस समय जो चल रही है IPF है, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो कि उसके बाद कोविड के बाद बड़ी कॉमन पेशेंट्स में आ रही है। और ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट्स में कोविड के बाद बड़े ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। और इसमें IPF में जो इंटरस्टिशियल डिसीज़ है, इसका भी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें हमें कई सारे मॉलिक्यूल्स देने। इसका भी सेम है कि हमें पॉल्यूशन और धूल धुआं से बचाव रखना है अपना, और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और बाकी हमारा एक लंग्स में एक और डिसीज़ होती है जिसे हम स्क्लेरोसिस कहते हैं, स्क्लेरोमा कहते हैं। बाकी हमारी ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिसीज़ेज़ होती हैं। और ऑक्यूपेशनल डिसीज़ जैसे कि हम कोई भी पेशेंट है जो रुई के कारखाने में काम करता है या कालीन बनाने के उसमें रुई के कण जो हैं वो फेफड़े में चले जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो फेफड़ों में चले जाते हैं, वहाँ जम जाते हैं, उसे बैग्नोसिस कहते हैं। उसका भी वो लास्ट में ILD की तरह ट्रीट करते हैं। वो ILD उनके धीरे धीरे हमारे फेफड़े कमज़ोर होना, सांस फूलना, खांसी आना, खांसी में खून आना, कफ आता है, कफ में खून आ रहा है, इस तरह से वो आगे धीरे धीरे वो डेवलप करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बताई, और ये हमारे दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं जो है कारगर सिद्ध होंगी, बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। साथ ही डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक युवा हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं लोगों की, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा युवाओं से, मेरे छोटे भाइयों से यही, जो भाई बहन जो भी है उनसे मेरा यही है कि डॉक्टरी जो एक पेशा है उस अभी समय देखिए मिक्स रिएक्शन मिलता है हमें। कुछ लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। कोविड में हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके बहुत इज्जत कमाई, पर कुछ लोग वो भी करते हैं, पर ये नोबल प्रोफेशन है, इसमें ये सेवा से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। हमें जो पेशेंट परेशान है, जो भी हमारे पास आता है परेशानी में आता है, और अगर हम उसकी परेशानी दूर करते हैं तो वो हमें बहुत कुछ आशीर्वाद और वो देता है। तो ये एक सेवा, जो युवा हैं सेवा का अपने भाव रखते हैं, वो इस प्रोफेशन में ज़रूर आएँ। और ये प्रोफेशन देखिए ऐसा है कि इसमें हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत ये है कि पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी है, इसमें बहुत मेहनत है। तो और हमें कम से कम अपने 12 साल देने चाहिए पड़ते हैं इस प्रोफेशन में। ये है कि 12 साल 10th के बाद कम से कम मिनिमम 12 ईयर्स तक हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब हम, क्योंकि आज MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद भी जैसे DM है, MCH है, उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा मन लगा के पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान अर्जित करें। और बहुत आजकल ट्रेंड चला है कि 10th क्लास के बाद ही तैयारी शुरू हो जाती है। नीट एग्ज़ाम होता है, नेशनल एप्टीट्यूड, वो जो एंट्री टेस्ट जो होता है, वो उसकी तैयारी 10th क्लास के बाद ही जो भी युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं या जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो अब पहले ये था कि 12th क्लास के बाद डिसाइड करते थे, अब वो 10th क्लास के बाद डिसाइड करना पड़ता है हमें, और हमें डिसीजन लेना है और उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने जो संदेश दिया हमारे युवाओं के लिए, उनके लिए बहुत ही जो है लाभकारी सिद्ध होगा। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रदीप कुमार रावत जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे दर्शकों के लिए। इसी तरह की और अधिक महत्वपूर्ण बातों के साथ हम अपने अगले एपिसोड में आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
अब आपके शहर में आपकी घरेलू जरूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 929 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636 929 बाजार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365।